हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स। आज की हम इस ज्यूरिस्प्रूडेंस के सीरीज में देखने वाले हैं द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948। इम्पॉर्टेंट एक्ट है जब ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम कंसिडर करते हैं तो। सो वेलकम टू जीडीसी चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्ट। सो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे जो भी एक्ट में है, और डेट्स देखना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सो हम डेट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं तो हम देखेंगे डेट्स। जस्ट आपको एक गो थ्रू करवा देती हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें आज देखने वाले हैं। पहले हम डेट्स देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, फिर हम देखेंगे कौन से कितने चैप्टर्स है, देन इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में देखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस एक्ट का, देन डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में देखेंगे, देन पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, पीसीआई। देन उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट देखेंगे, एंड यस लास्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला पार्ट है ये वीडियो का। सेकेंड पार्ट जो होगा वो एमसीक्यू होगा। फर्स्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट वाला पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इस वीडियो सीरीज का आएगा जो होगा एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, सो स्टे ट्यून। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। सो जो ये फार्मेसी एक्ट जो था वो पास हुआ था 1948 में। कब पास हुआ? 1948 में। कब फोर्स में आया? पास होना अलग और फोर्स मतलब कब से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। इट वाज 4th ऑफ मार्च 1948। सो याद रखना 4th ऑफ मार्च है 1948। ठीक है, देन इसके अमेंडमेंट्स कितने आए? अमेंडमेंट्स मतलब कि कितने बार ये अमेंड हुआ है अब तक। जब ओरिजिनल एक्ट 1948 में आने के बाद ये 3 बार अमेंड हो चुका है। एंड उसके अमेंडमेंट्स है 1959 में एक बार चेंजेस लाए गए। चेंजेस में क्या होता है, कुछ चीजों की एडिशन हो सकती है, कुछ चीजों की डिलीशन हो सकती है, तो इस तरह से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो चेंज होने के बाद जो एक्ट बनता है उसको अमेंडेड एक्ट कहा जाता है। सो 1959 में एक आया एक्ट, 1976 में आया दूसरा, और लेटेस्ट वन जो है वो 1981 का है। ठीक है, तो अब तक 3 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 1959 की, 1976 की और 1981 की। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर एक्ट में जो है कितने चैप्टर्स है? ओवरऑल मैं ये चैप्टर्स को इम्पोर्टेंट नहीं मानती, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट फॉर कंप्लीशन पर्पस इतना याद रखो कि 5 चैप्टर्स होते हैं टोटल्स। इस पर्टिकुलर एक्ट में 5 चैप्टर्स है, मतलब 5 चैप्टर है एंड उसके 46 सेक्शंस है। टोटल 46 सेक्शंस है और 5 चैप्टर है इस पर्टिकुलर एक्ट में। सो इम्पोर्टेंट डेट पास्ट कब हुआ? 1948 में। व्हेन इट कम टू फोर्स 4th ऑफ मार्च 1948। कितने बार अमेंड हो चुका है ये? 3 बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इसमें। 59 में हुआ लगभग 10 साल बाद, देन 76 में हुआ एंड देन 81 में हुआ। चैप्टर्स कितने हैं? टोटल 5 चैप्टर्स है और 46 सेक्शंस है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे कि 3, 12, 14, 15, 19, 20, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और इनका याद रखना आपके लिए जरूरी है। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 बोलता है सेंट्रल काउंसिल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सेंट्रल काउंसिल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब हमको ये एक्ट कहता है कि सेंट्रल काउंसिल बनाना चाहिए। जैसे कि हमारा जो पीसीआई है वो सेंट्रल काउंसिल है, तो ऑलरेडी बन चुका है। तो किसके अकॉर्डिंग बन चुका है? ये जो पीसीआई बना है वो किसके अकॉर्डिंग बना है? ये फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 के सेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए ये सेंट्रल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो हमारा पीसीआई है फिलहाल। ओके, सेक्शन 12 क्या कहता है कि कोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। अगर हम फार्मेसी ये पर्टिकुलर प्रोफेशन में है तो इसका कोर्स ऑफ स्टडी, इसका एजुकेशनल ईयर्स कितने होने चाहिए, ये जो सारी चीजें होती है वो सब हमको सेक्शन 12 से पता चलती है। कोर्स ऑफ स्टडी वहां पे दिया है। सेक्शन 14 ये कहता है फॉरेन क्वालिफिकेशन। ठीक है, फॉरेन क्वालिफिकेशन इन द सेंस इफ समबडी वांट्स टू गेट एडमिटेड फार्मेसी प्रोफेशन में इन इंडिया तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, सेक्शन 15 इज सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा जाता है एज पर सेक्शन 15। देन
सेक्शन 19 स्टेट की स्टेट काउंसिल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। स्टेट काउंसिल बनाओ तो स्टेट काउंसिल भी है हमारे पास, दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, एंड वो इंडिविजुअल स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। देन आता है सेक्शन 20 दैट इज इंटर स्टेट अग्रीमेंट। अगर आपको कंफ्यूजन है इंटर और इंट्रा में तो मैं बता देती हूँ। इंटर मतलब बिटवीन टू स्टेट, स्टेट और स्टेट के बीच में जो होगा दैट इज इंटर, और इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, विद इन स्टेट। ठीक है, इंटर मतलब दो स्टेट्स के बीच में और इंट्रा मतलब खुद उसी स्टेट के अंदर। सो जैसे कि इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है उसी तरह से याद रखो, इंटर कॉलेज मतलब दो कॉलेज के बीच में कंपटीशन होता है, वैसे इंटर मतलब कि दो स्टेट्स के बीच में, इस तरह से याद रखना। ठीक है, सो इंटर स्टेट एग्रीमेंट के बारे में बात की जाती है इन सेक्शन 20। आपको सेक्शन कैसे याद रख सकते हैं आप पता है, 3 के बाद 12 याद रखो, 12 के बाद 13 गया, 14 15 आप कैसे करो, 14 15 अपने आप याद आ जाएगा कि अगर हम एक स्केल लेते हैं, सो ये 15 है और ये 20 है, सपोज ये 20 ये 15, सो 15 और 20 तो दोनों है। देन 15 के आगे 14 भी है, 20 के आगे 19 भी है, सो 14 15 19 20 ये सेक्शन है। एंड उसके अलावा कौन सा सेक्शन बच गया, सिर्फ दो सेक्शन बचे, दैट इज 12 और 3। सो हम ऐसे याद कर सकते हैं 3 4 जा 12 होता है, तो उसी हिसाब से 3 है और 12 है। सेक्शंस को याद रखने के लिए आपको जिस तरह से सुटेबल हो उस तरह से आप याद रखिए। तो हमने देखा इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 3 है जो कि सेंट्रल काउंसिल के बारे में बात करता है कि सेंट्रल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। सेक्शन 12 बात करता है कि कोर्स ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए। सेक्शन 14 फॉरेन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 15 सेंट्रल रजिस्टर के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करता है। सेक्शन 20 इंटर स्टेट एग्रीमेंट की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या, आखिर में ये एक्ट क्यों बना, वाई व्हाट वाज द पर्पस फॉर मेकिंग दिस एक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है रेजिंग द स्टेट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसको हायर लेवल पे एलिवेट करना, हायर लेवल पे एलिवेट करना। तो इसके दो मेन पर्पस थे। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इन फॉर द प्रोस्पेक्टिव फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए। एंड सेकेंड इज ताकि कंट्रोल मेंटेन हो सके ओवर द पर्सन जो कि फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर कर रहा है, फार्मेसी प्रोफेशन में जो एंटर कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन पर कंट्रोल रख सके हम। इसलिए ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि रेजिंग दिस प्रोफेशन, कैसे प्रोफेशन एलिवेट कर सकते हैं या रेज कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड बाय कंट्रोलिंग द पर्सन हु आर एंटरिंग इन दिस फार्मेसी प्रोफेशन। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में। सो to ensure the training and to ensure training and education for the pharmacy profession, this is in this act it is provided by the PCI ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ कोर्सेस, फ्रेमिंग ऑफ कोर्स मतलब कि कोर्स में क्या क्या कौन से सब्जेक्ट है, क्या चीजें है, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल करना, ये सारी चीज पीसीआई करता है। और पीसीआई के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रेनिंग किया जाए एंड एजुकेशन किया जाए जो भी प्रोफेशन में इस प्रोफेशन में आ रहा है। सो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा वो था रेजिंग दिस प्रोफेशन, रेजिंग दिस फार्मेसी प्रोफेशन। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट जो होता है वो एज पर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट जो होता है वो एज पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इन द वेरियस स्टेट द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल। और ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है वो क्या करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है फार्मासिस्ट का एंड कंट्रोल करता है द प्रैक्टिसिंग, जो फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट है उन पे कंट्रोल करने का काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है और उनका रजिस्ट्रेशन मेंटेन होता है। एग्जाम्पल
अगर हम देखें तो एवरी स्टेट का जो है वो एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें जैसे कि महाराष्ट्र का देखें तो महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है, तो उसमें जो महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट है दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ इन दिस रजिस्टर, ठीक है। उसी तरह से अभी रिसेंटली सेंट्रल रजिस्टर भी निकला है, जिसमें आपको खुद को रिसेंटली इन द सेंस था, एंड अभी आपको खुद को उसमें भी अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। सो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स को देखा। ऑब्जेक्टिव्स में पहले हमको रेज करना है इस फार्मेसी के प्रोफेशन को, सेकंड हमको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन करना है, एंड ऑब्जेक्टिव थर्ड इस फार्मेसी एक्ट का था कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करें फार्मासिस्ट का, ठीक है। तो अब तक हमने देखा इंपॉर्टेंट डेट, हमने देखा इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और हमने देखा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन आता है डेफिनेशन। ये कुछ सर्टेन डेफिनेशन है जो आपके काम आ सकती है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ये हमने सेक्शन कौन से सेक्शन में पढ़ा था, अभी जस्ट सेक्शन देखे तो उसमें एक एग्रीमेंट था, सबसे लास्ट में मैंने पढ़ाया था, दैट इज सेक्शन 20। सो सेक्शन 20 किसकी बात करता है, इंटर स्टेट अग्रीमेंट की बात करता है, ठीक है। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंटर स्टेट अग्रीमेंट की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रूवल। अप्रूवल कौन देता है, स्टेट काउंसिल अप्रूवल देता है अंडर सेक्शन 12। अंडर सेक्शन 12 स्टेट काउंसिल अप्रूवल देता है फॉर द कोर्स ऑफ स्टडी, एंड अंडर सेक्शन 14 फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए, फॉर फॉरेन क्वालिफिकेशन, ठीक है, अप्रूवल मिलता है, कौन देता है, स्टेट काउंसिल, ठीक है। देन आता है सेंट्रल काउंसिल, मीन्स द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल काउंसिल, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या था, हमने देखा था सेंट्रल काउंसिल, देखो सेक्शन 3 में क्या था, सेंट्रल काउंसिल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, 12 में देखा कोर्स ऑफ स्टडी, 14 में फॉरेन क्वालिफिकेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर मतलब एक रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का रजिस्टर, जिसमें फार्मासिस्ट के नेम एंड फर्दर अदर रिक्वायरमेंट जो पूछी गई है वो होती है, एंड ये कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल है, सेंट्रल है तो कौन मेंटेन करेगा, सेंट्रल काउंसिल, और सेंट्रल काउंसिल कौन है, पीसीआई, ठीक है। सेंट्रल रजिस्टर है, एंड ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 15A। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 15A। याद रखो, यहाँ पे हमने सेक्शन में नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल रजिस्टर करके है, वही सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करने का काम किसका है, सेंट्रल काउंसिल, दैट इज पीसीआई का है, पीसीआई का, ठीक है। देन रजिस्टर क्या होता है, मतलब रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय दिस एक्ट। सो ये रजिस्टर मतलब जो भी फार्मासिस्ट का रजिस्टर है, दैट इटसेल्फ मीन्स रजिस्टर, ठीक है, जो मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, दैट इज फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन है अबाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डेफिनेशन मीन्स, इट मीन्स अ पर्सन whose name is entered in the register। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब क्या, जिसने बी फार्म कंप्लीट किया है या जिसने डी फार्म कंप्लीट कर लिया है उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या जिसने एम फार्म किया है उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसका नाम रजिस्टर्ड है, एंटर्ड है रजिस्टर में, फिर वो स्टेट का रजिस्टर हो या सेंटर का रजिस्टर हो, एटलीस्ट रजिस्टर में एंटर होना चाहिए क्या, नेम, ओके। यहाँ पे आपको ऐसे अगर कंफ्यूज करना हो तो वो दे सकते हैं नेम, एज, क्वालिफिकेशन, ये सब रजिस्टर्ड होगा तो ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। ऐसा अगर आपको ऑप्शन आए तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, नेम हैज टू बी एंटर्ड इनटू द रजिस्टर, ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट काउंसिल। व्हाट इज स्टेट काउंसिल, हमको पता है सेक्शन 19 में क्या बोला था, स्टेट काउंसिल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इट इज स्टेट काउंसिल। नाउ व्हाट इज यूजीसी, यूजीसी इज नथिंग बट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आपको पता है हमारा जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, तो दिस इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हो वो एस्टेब्लिश हुआ था सेक्शन 4 के अंडर, इंपॉर्टेंट नहीं है, एज पर यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। 1956 1956 के इस एक्ट से, यूजीसी के एक्ट से
हमने यूजीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो यूजीसी क्या होता है? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। सो यूजीसी मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको हैंडल कंट्रोल करने का काम होता है यूजीसी का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आरएमपी। आरएमपी, व्हाट इज आरएमपी? आरएमपी इज नथिंग बट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब क्या? इट इज अ पर्सन हु इज होल्डिंग क्वालिफिकेशन granted by an authority under section 3 of Indian Medical Degree और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। ये पर्सन होता है जिसके पास डिग्री होती है, जिसके पास डिग्री होती है, अथॉरिटी होती है, और ये अथॉरिटी कौन देता है उनको? अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, सो हमने अब तक पढ़ लिया है अबाउट डेफिनेशंस, अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट इम्पोर्टेंट सेक्शंस एंड अबाउट डेट्स। ठीक है, सो ट्राई टू रिकॉल इट, रिमेंबर इट। नहीं हो सके तो जस्ट गो थ्रू वंस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ 1991। एजुकेशन रेगुलेशन जो था, व्हाट डज इट मीन? एजुकेशन को रेगुलेट करना, इज इट मीन्स कि हमको एजुकेशन जो है उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, रेगुलेट इन द सेंस कंट्रोल करना है। और ये जो एक्ट है वो है 1991 का। बिफोर दिस इट हैज रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट, या मतलब कि ऐसे कौन से एक्ट को बन के ये एक्ट बना है। मतलब इसके प्रीवियस एक्ट कौन सा था? 1981 का एक्ट था, एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1981 था। उसको रिपील किया, उसको रिपील करके ये 1991 बना। रिपील इन द सेंस रिप्लेस किया गया। ठीक है, ये एक्ट बना। ठीक है, नेक्स्ट इज, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948। सेक्शन 10 क्या कहता है? वी हैव नॉट स्टडीड सेक्शन 10, वी हैव स्टडीड सेक्शन, हाउ मेनी सेक्शन? 3 देखा, 3 4 जार 12 देखा, देन आता है 14, 15, 19, 20। I am recalling this again and again so that you can remember it. Section 10 of Pharmacy Council Act of 1948 क्या कहता है? It says, as per the section, as per section 10 of Pharmacy Council Act of Pharmacy Act of 1948, PCI also make regulations called education regulation with approval. This is a short form of with. So approval of central government. Central government. If I have to write central government, I will write CG. ठीक है. So सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट कि फार्मेसी एक्ट जो है 1948 का, वो पीसीआई को ये भी पावर देता है कि वो एजुकेशन रेगुलेशन को अप्रूव किया जाए विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके पीसीआई जो है वो एजुकेशन रेगुलेशन को मेंटेन करता है एज पर सेक्शन 10। नाउ फर्स्ट रेगुलेशन कब आया था? दिस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, फर्स्ट रेगुलेशन कब आया था? तो फर्स्ट रेगुलेशन जब आया था वो किसने अप्रूव किया था? पहले तो देखो, अप्रूव बाय विच मिनिस्ट्री? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अप्रूव किया था इसको। एंड ये फर्स्ट रेगुलेशन कब आया था? इन केस अगर पूछा जाए तो बस याद करने के पर्पज से याद रखना कि इट इज 11th of July 1953। 11th of July 1953 को फर्स्ट रेगुलेशन आया था। ठीक है, देन विल सी एजुकेशन रेगुलेशन अब तक कितने आ चुके हैं एंड किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। इसको याद रखने का भी एक ट्रिक बताऊंगी। सो फर्स्ट जो आया था, फर्स्ट रेगुलेशन जो आया था 1953 का था, सेकेंड 1972 का, थर्ड एजुकेशन रेगुलेशन 1981 का, एंड फोर्थ 1991 का। सो हाउ यू कैन रिमेंबर? सी,
फर्स्ट तो ये फर्स्ट के 2 नंबर जो है वो 19 है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो नो रिमेम्बरिंग थिंग फॉर दिस। 19 19 19 19। देन नेक्स्ट इज ये जो है लास्ट वन का, यू कैन सी इट गोज लाइक 3 2 1 1। ठीक है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी याद रह जाएगा। देन ये चीज भी याद रह जाएगी, सेकंड में 7 8 9, सो ये कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 7 8 9। जस्ट यहाँ पे 6 के बदले आपको क्या डालना है, 5। सो आपको ये लर्न हो जाएगा। 1953, देन उसके बाद 5 7 8 और 9, एंड 3 के बाद वी हैव टू गो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज 3 2 1 एंड 1। 81 91 याद रहेगा, एंड देन यू कैन रिमेम्बर इट। सो दिस इज हाउ द एजुकेशन रेगुलेशन अब तक है। फर्स्ट वाला वाज इन 1953, सेकंड वाला जो था वो 1972 का था, थर्ड वाला 1981 का था, एंड फोर्थ वाला 1991 का था। नाउ एज पर दिस एजुकेशन रेगुलेशन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? ठीक है, सो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज अ पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स की एज अटेन करना इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी एक फार्मासिस्ट की? ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगी नॉट लेस देन 250 आवर्स, not less than 250 hours for to be devoted for actual dispensing of prescription in recognized hospital और dispensary और pharmacy। ठीक है, सो नॉट लेस देन 250 आवर्स, मतलब 250 आवर्स का आपको मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स 250 आवर्स होना चाहिए। डिस्पेंसिंग करना कोई भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से या फार्मासिस्ट से। ठीक है, या नॉट लेस देन, एक और है, दिस इज फर्स्ट वाला ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज नॉट लेस देन 500 आवर का ट्रेनिंग, नॉट लेस देन 500 आवर का ट्रेनिंग। द नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, द नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो टू टर्म्स याद रखना, फर्स्ट इज this is for practical training, it is 500 hours, and for dispensing वाला training it is for not less than 250 hours। ठीक है, next is about the standard of examination। standard of examination in the sense what? the equipments, स्टैंडर्ड मतलब किस तरह का अप्रूवल होगा कोर्स का, व्हाट वुड बी द सेंटर स्टैंडर्ड फॉर स्टडी और कोर्स मटेरियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में आता है इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटी जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अप्रूवल फॉर द कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी के लिए अप्रूवल, एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का क्या स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द एजुकेशन रेगुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज अबाउट अप्रूवल ऑफ कोर्स एंड एग्जामिनेशन। कोर्स का अप्रूवल कौन देता है? सो एनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्टिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी फॉर फार्मासिस्ट अप्लाई टू सेंट्रल काउंसिल। सो जो कोई भी इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया, अगर उसको फार्मेसी का कोर्स देना है तो दे हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल में दे हैव टू फर्स्ट अप्लाई, पहले अप्लाई करो सेंट्रल काउंसिल में जाके। एंड अ सेक्शन डील विद द अप्रूवल ऑफ दिस इज, कौन सा सेक्शन था? कोर्स ऑफ स्टडी वॉज सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 फॉर अप्रूवल। ठीक, सो सेक्शन 12 अप्रूवल के लिए होता है। सो इनमें क्या बोला, जो भी इंस्टीट्यूशन है जो फार्मेसी ये प्रोवाइड करना चाहता है एज अ कोर्स, उनको पहले अप्लाई करना है सेंट्रल काउंसिल में जाके। सेंट्रल काउंसिल हमारा कौन होता है? पीसीआई होता है। ठीक है, एंड इट विल बी ग्रांटेड दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को कोर्स, ये जो इंस्टीट्यूशन होगा XYZ इंस्टीट्यूशन सपोज, इसको ग्रांट कब मिलेगा? जब इट विल बी अप्रूव्ड, सेंट्रल काउंसिल इसको अप्रूव्ड कर देगा, तभी जाके उसको ग्रांट मिलेगा टू रन दिस कोर्स, टू रन दिस फार्मेसी कोर्स। ओके, इफ इट दिस पर्टिकुलर सेंट्रल काउंसिल, अगर वो सेटिस्फाई है, दिस सेंट्रल काउंसिल सेटिस्फाई है कि इट इज दैट पर्टिकुलर XYZ इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे
क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, जो भी क्राइटेरियाज है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, देन इट विल अप्रूव एंड सो दिस पर्टिकुलर XYZ इंस्टीट्यूशन कैन रन दिस कोर्स। ठीक है, देन अप्रूवल ऑफ द कोर्स हो गया, सेंट्रल काउंसिल से अप्रूव लेना पड़ता है, सो आई विल राइट अप्रूवल फ्रॉम PCI और सेंट्रल काउंसिल। सो PCI इज जस्ट अभी बना है, चेंज भी हो सकता है, सो आई विल राइट इट सेंट्रल काउंसिल, बीट एनी काउंसिल, बट वो सेंट्रल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडेंट विल बी एंटाइटल्ड टू बी एग्जामिन अंडर सेक्शन, दिस वाज अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1। स्टूडेंट जो होगा उनको एग्जामिन किया जाएगा, स्टूडेंट विल बी एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 2। ठीक है, देन फार्मेसी एजुकेशन आल्सो कम्स अंडर टेक्निकल एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आता है। सो AICTE इवैल्यूएट करेगा, also it will also have some power, so also it will also evaluate that particular course in that institution through an expert committee, expert committee के through it will also evaluate। so अब तक क्या देखा, अप्रूवल जो है वो सेंट्रल काउंसिल से हमको सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 से मिलेगा, स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिन हो गया एज पर सेक्शन 12 सब क्लॉज 2, एंड टेक्निकल एजुकेशन जो होगा वो AICTE भी इवैल्यूएट करेगा, बिकॉज फार्मेसी इसको टेक्निकल एजुकेशन भी माना जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल काउंसिल एंड AICTE एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकते हैं फॉर अप्रूवल ऑफ कोर्स अंडर सेक्शन 20। तो अगर AICTE एंड सेंट्रल काउंसिल एक अग्रीमेंट साइन करते तो दैट अग्रीमेंट वुड बी अंडर सेक्शन 20। दिस अग्रीमेंट विल बी साइन एंड दस यू विल बी अप्रूव्ड। तो किस तरह से होगा, सेंट्रल काउंसिल जो है क्या करेगा, पहले आपको एक इंस्टीट्यूशन है XYZ, इट विल अप्लाई टू, जाके अप्लाई करना है आपको सेंट्रल काउंसिल में, सेंट्रल काउंसिल क्या करेगा, फिर सेंट्रल काउंसिल अगर सेटिस्फाई होगा देन इट विल साइन एन एग्रीमेंट विद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद AICTE देन एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाएगा, एंड ये एक्सपर्ट कमेटी जो है वो पर्टिकुलर XYZ इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करेगी कि यस जो इन्होंने क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड्स जो बताए हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए वो क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। वंस इट इज क्वालिफाइड देन सेंट्रल काउंसिल दैट इज PCI प्लस AICTE क्या करेगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा, एंड उसके थ्रू उनको अप्रूवल मिल जाएगा इंस्टीट्यूशन को कि वो रन कर सकते हैं वो फार्मेसी कोर्स, एंड दिस इज हाउ द फार्मेसी कोर्स इज रन इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अगर विड्रॉवल करना हो, यही अप्रूवल जो दिया है, ऐसा तो नहीं है कि ये परपेचुअल है, परपेचुअल नहीं होता, इट इज नॉट परपेचुअल कोर्स कि एक बार you get the approval to run this course then you can run this inevitably for any number of time। so withdrawal भी हो सकता है if in what condition, एग्जीक्यूटिव कमिटी ने अगर रिपोर्ट किया, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनेगी, वो रिपोर्ट करती है अगर सेंट्रल काउंसिल को, एंड विड्रॉ द अप्रूवल विद इन 3 months फ्रॉम नोटिस, मतलब विड्रॉ अप्रूवल विद इन 3 months ऑफ नोटिस। अगर एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसने रिपोर्ट किया है सेंट्रल काउंसिल को, देन वो अप्रूवल जो है सेंट्रल काउंसिल विड्रॉ कर देता है 3 month में फ्रॉम द नोटिस। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन टू द एक्ट, इम्प्लीमेंटेशन of this education regulation to the state। so after constitution of state pharmacy council of state मतलब स्टेट का फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इन कॉन्स्टिट्यूशन विद दिस काउंसिल एजुकेशन रेगुलेशन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, एजुकेशन रेगुलेशन डिक्लेयर किया जाता है, एंड एज पर द स्टेट उसको केम इनटू इफेक्ट। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है एजुकेशन रेगुलेशन को कब इफेक्ट में लाना है वो डिसाइड करता है। So we have done till this approval of the course of examination withdrawal। Now the next thing is we'll see in next video जो कि Pharmacy Council of India देखेंगे, State Pharmacy Council of India देखेंगे, and other further stuff of this। So let me revise all this and stay tuned for the part 2 of Pharmacy Act। पहले हमने इम्पोर्टेंट डेट देखी, पास्ट कब हुआ था 1948 में, फोर्स में आया था 4 मार्च 1948 को, अमेंड किया गया है 3 बार, दैट इज 1959, 76, 81 में, चैप्टर जो है 5 चैप्टर 46 सेक्शन है।
नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखिए 3, 12, 14, 15, 19 एंड 20। तो कैसे याद रखना है? 14, 15 याद रहेगा, 19, 20 एंड देन 12 and 3. 3 and 12 belongs to same group category, that is 3, 6, 12 group वाला category. Then next we talk about objectives. Objectives में होता है रेजिंग करना है फार्मेसी एजुकेशन को, एलिवेट करना है मतलब राइज पे लाना है। देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देना फार्मासिस्ट प्रोफेशंस को, एंड रजिस्ट्रेशन करवाना है फार्मासिस्ट का। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देन डेफिनेशन देंगे, व्हाट इज एग्रीमेंट, अप्रूवल, सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल रजिस्टर, रजिस्टर। नेक्स्ट इज रजिस्टर फार्मासिस्ट मतलब का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू बी remembered. Then state council, UGC and RMP. Then we talked about education regulation जो latest one है 1991 का है, इसने रिप्लेस किया है या रिपील किया 1981 के एजुकेशन रेगुलेशन को। सेक्शन 10 के अंदर क्या कहा गया कि फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 के अंदर पीसीआई जो है वो रेगुलेशन बनाएगा विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट रेगुलेशन जो था वो कब बना था? 11th ऑफ जुलाई 1953 को, एंड अप्रूव किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट इज एजुकेशन रेगुलेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? वेरी फर्स्ट वाला जो था वो कौन से बना था? 11th ऑफ जुलाई 1953 को बना था फर्स्ट वाला। यस, एंड देन उसके बाद सेकेंड वाला 72 को, 81 एंड 91। कैसे याद रखना है? दिस इज 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। 1, 9 ऑलवेज याद रहेगा, एंड यहाँ पे कैसा है? 7, 8, 9 है। 6 की जगह आपको यहाँ पे 5 करना है, तो 6, 7, 8, 9 हो सकता था, लेकिन 6 को कट करके यहाँ पे 5 करना है, तो 5, 7, 8, 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन की 18 साल की एज हो जानी चाहिए वो पर्टिकुलर फार्मासिस्ट की टू गेट रजिस्टर्ड। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है नॉट लेस देन 250 आवर्स डिस्पेंसिंग में इन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल डिस्पेंसरी फार्मेसी, देन नॉट लेस देन 500 आवर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा कि इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज कौन से प्रोवाइड करनी चाहिए, अप्रूवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ये सब सेंट्रल काउंसिल वगैरह डिसाइड करते हैं। देन अप्रूवल ऑफ कोर्स कैसा होता है? सेंट्रल काउंसिल में अप्लाई करना है, एआईसीटी का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा, अप्रूव किया जाएगा सेक्शन 20। विड्रॉ कैसे करेगा? अगर एग्जीक्यूटिव कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी सेंट्रल काउंसिल को कहती है दे आर नॉट क्वालिफाइंग द, अगर कोई क्वालिफिकेशन दे आर नॉट मीटिंग, देन सेंट्रल काउंसिल जो है वो विड्रॉ कर देगा अप्रूवल विद इन 3 मंथ। देन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक डेट देता है कि तब से वो एजुकेशन रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।